Mike is running 3 companies which he has started, and he's seen us grow and transform with India. And he will share with us the growth of these companies as the dynamic world changes. The businesses that we have set, how they need to change and how they need to transform themselves is a journey by itself. So his growth has been with the growth of the industry and the needs of India. He's a veteran in this field, and after having aspired and achieved everything in his professional field, he's also doing a lot of other social activities, and he's heading a lot of other federations and associations of his community. I would now request Ashok sir to please come on dais and share his views with us. I think one thing that's one of the most important things I would recommend that as you just missed out is probably that he is being a mentor to an FMB student. So you get what I meant to say. 2003, his son Vishal completed the FMB program from the same place where you are right now, and has been doing and doing his business. And he was talking about the rebranding of their company, V-Trans, while we were sitting right now chatting for a while. And he said, V-Express, right sir? V-Express. Yes. There's one entire vertical called V-Express that is being headed by Vishal, and he's being the mentor for Vishal and over this entire course. Okay? So sir, we also require your mentoring equally the way Vishal requires. Okay? Over to you. ये बराबर है, कोई ट्रांसपोर्ट वाले ही करते हो नहीं है, नहीं तो अक्सर ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले हमारे हैं ना इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। मेरे यहाँ आने का वजह मैं बताऊं तो 2008, उससे पहले मैं कभी भी ऐसे कहीं बातें नहीं करता था अपनी इनर कंपनी में, हमारी एसोसिएशन लेवल पे या कम्युनिटी पर। तो 2008 में परिमल सर ने मुझे बुलाया और उस टाइम का मेरा टॉपिक दिया गया था मेंटल रोल इन फैमिली रन। आज में गैदरिंग हुई थी और वहाँ से मेरी ये नॉलेज शेयरिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद तुरंत में प्रोफेसर आपके वीके मूर्ति, उन्होंने ठीक 1.5 महीने के बाद बुलाया था टेक्नोलॉजी, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फैमिली रन बिजनेस। तो ये जो 2 शुरुआत की थी मैंने आप ही के कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे, इसलिए जब कभी भी बुलावा आता है एसपीजे का तो आना ही पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर और बीच में 2 टाइम उन्होंने बुलाया था, लेकिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से नहीं आया था। कुछ बातें लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बीच जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस या लर्निंग जो भी है वो भी साथ में शेयर करते जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी इंडस्ट्री के बारे में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, उसका करंट स्टेटस, हमारी कंपनी के बारे में एक स्लाइड, उसके बाद मेरी जो जर्नी थी 1964 से कैसे चालू हुई वो, पॉजिटिव एंड चैलेंज ऑफ एफएमबी फैमिली रन बिजनेस में 2020 में क्या दिखता है मुझे, ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ है। बेसिक मंत्र फॉर एम्पावरिंग पीपल एंड मैसेज आप लोगों के लिए, ये मेरी जर्नी है। इंडस्ट्री की बात करता हूँ
तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है और करंट जो ईयर खत्म हुआ उसमें 3000 बिलियन टन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है पूरे देश में और इसका अगर परसेंटेज में देखने जाए तो 65% जो है वो हमारे सरफेस से हुआ है, 34% रेल से हुआ है एंड 1% बाई एयर। 50 लाख ट्रक अक्रॉस द कंट्री चल रही है और उसमें से 20 लाख ट्रकें हैं वो नेशनल परमिट है जो देश के किसी भी कोने में या किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। 85% आज की डेट में भी इतना देश इतना आगे बढ़ा उसके बावजूद भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 15% सिर्फ पीपीएल वाले हैं। हमारी इंडस्ट्री अपनी बलबूते से ग्रो हो रही है, ये खासियत है। ना कभी किसी सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है जो आमतौर पे और इंडस्ट्री को मिलता है उसमें से किसी भी तरह का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो कभी आज तक खरीदा नहीं है। एंड आज का क्लाइंट क्या चाहता है, क्योंकि मुझे जो मेरा ज्यादा में ज्यादा इंटरेक्शन होता है क्लाइंटों के साथ, तो आज का क्लाइंट क्या चाहता है, तो क्लाइंट ये चाहता है कि सिंगल विंडो सोल्यूशन मिले। ये आमतौर पे देखने जाओ तो जितने भी क्लाइंट के साथ या जितने भी ट्रेडर्स हो गए या बड़े बिजनेस वाले हो गए एसएमई, उसका पेन पॉइंट देखने जाओ तो वो ट्रांसपोर्ट आज बिकॉज ऑफ 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ग्रोथ देखो तो 5-6% अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो 20% ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट आता है, 8% अगर ग्रोथ करके तो 30% आता है। ये सवाल होगा कि क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब मैं ये कहूँगा कि एक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होता है, उसके बाद फाइनल फिनिश प्रोडक्ट पे जाना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और उसके बाद फिर एंड यूजर तक या सब डिस्ट्रीब्यूटर को होके मतलब एक माल की 4-5 ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 20% इज मिनिमम ग्रोथ। और अनफॉर्चुनेटली पार्ट है कि लार्ज इंडियन कंपनी और एमएनसी वो हर एक को ट्रांसपोर्ट में आना है भविष्य देख के, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हुई। अभी एक नाम दे देता हूँ कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस ने अपना ट्रांसपोर्ट डिवीजन 2007 के करीब में स्टार्ट किया था और 2 साल पहले अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा। इसी तरह से फॉरेन की भी कई कंपनियों ने टेक ओवर किया यहाँ की कंपनियों को, लेकिन क्या मैचिंग नहीं हो पाया और फिर जहाँ से थे वहाँ हर एक फॉरेन की कंपनी जैसे DHL है और बाकी जो कंपनियां हैं फेडेक्स वगैरह वो भी फेस कर रही है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि फेडेक्स ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन है 1/4 से बंद कर दिया, ऑफिशियल लेटर दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अदर कंट्रीज का अब कंट्रीज का करेंगे, लेकिन जो सरफेस का जो उनका ऑपरेशन था वो उन्होंने बंद कर दिया। ये होने की वजह क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपको बताया मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एजुकेशन की बात करो तो जैसे दुश्मनी है, बहुत कम लोग हैं, आज है नहीं है ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं एजुकेटेड। अभी मेरी बात करता हूँ तो मैं भी आपको अपने गिनती कर में आता हूँ, ऐसे बात। और हमारे जो पिताजी जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी उनकी पढ़ाई सिर्फ 2nd स्टैंडर्ड तक की थी। दूसरे चाचा थे 4वीं पास थे और तीसरे लास्ट के 2 भाई मेरे पिताजी के वो 7 चौकड़ी वाले। तो एजुकेशन की कमी
ये इंडस्ट्री का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, ये कह सकता हूँ। आज के जमाने में लोग पढ़ के अभी आ रहे हैं बिजनेस में, लेकिन जिससे आने चाहिए, अगर 10 ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अनपढ़ है या कम पढ़े हैं तो उनके उसमें से 2 के लड़के आ रहे हैं, और थर्ड जनरेशन तो बहुत कम आ रही है। हमारी कंपनी में है थर्ड जनरेशन अभी काम कर रही है, लेकिन आमतौर पे सेकंड जनरेशन के बाद फिर डाइवर्सिफिकेशन में चले जाते हैं। दूसरी बात, ये अनपढ़ होने की वजह से कॉस्ट कैलकुलेशन या जो साइंटिफिकली करना चाहिए उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने की वजह से क्या है कि डायरेक्ट कॉस्ट तो उनको पता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट उसके बारे में आज भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं जो 500 करोड़ या 1000 करोड़ का भी बिजनेस कर रही है, उनको ये पता नहीं। जब पूछा जाता है कि ये आपके कॉस्ट, आपके प्राइसिंग कैसे आएगी या कॉस्ट कैसे आएगी, तो मारवाड़ी में जवाब मिला, मने कोने मारो बाबू जाने और मारो मैनेजर जाने। अभी मालिक को अगर पता नहीं है तो बाबू क्या करेगा उसके लिए। तो ये हाल है। गवर्नमेंट का जैसे बताया आरक्षण कभी नहीं मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पर दिन सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इज द इश्यू। और अभी जो फिलहाल पिछले 2-3 साल में जो एक चीज उभर के आई है वो शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर। आज की डेट में हमारी ऑल ओवर इंडिया की अगर गिनती की जाए तो 32,000 ट्रकें खड़ी है, जिसमें ड्राइवर नहीं है कुछ वजह और कोई रीजन नहीं। और एक कंपनी का नमाकल नाम का एक सेलम और कोयम्बटूर के बीच में गांव है, जहां आज की डेट में 10 से 12,000 तक ड्राइवर के शॉर्टेज की वजह से। और इसी तरह से जिसकी 50 खड़ी है, जिसकी 70 खड़ी है, एक हुबली बेस्ड कंपनी है, उसकी 750 गाड़ियां आज ड्राइवर के। तो उसी वजह से क्या है कि डिमांड, माल उभरती मार्केट है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने के बावजूद भी लोग अभी भी कॉम्पिटिशन कर ही रहे हैं। आने वाला समय जो है, शुरुआत हो गई है पिछले साल से। पहले क्या है, हमारे पास महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, बिहार, यूपी एंड जम्मू कश्मीर, वहां से जितनी चाहिए जैसी चाहिए लेबर मिलती। लेकिन आज ये तकलीफ हो गई है। तकलीफ इसलिए हुआ बिहार का बंद हो गया क्योंकि पटना और आसपास में जो डेवलपमेंट हो गया तो उसको काम मिल गया। राजस्थान वाले राजस्थान में काम मिल गया, आंध्र वाले आंध्र की वजह से। उड़ीसा में ये जो अनिल अग्रवाल ने वेदांत की जो फैक्ट्री डाली है और उसके साथ एंसिलरी की वजह से लेबर उड़ीसा से भी आगे बंद हो गया। तो लेबर की शॉर्टेज ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा मैन पावर। एक जमाना था अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ाई नहीं की है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट आप ही आता है, लेकिन आज वो बात नहीं रही है। नहीं रहने की वजह है कि अदर एवेन्यूज काफी है। जैसे ट्रांसपोर्ट में शुरुआत में 8,000, 6,000 से 8,000 का पगार मिलता है, उससे ज्यादा मॉल वगैरह में मिल रहा है। तो जो मैन पावर आनी चाहिए थी। और दूसरी बात उसके साथ साथ क्या है कि एनवायरमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट का एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ पेपर भी मार्केट पे काम कर रहे हैं तो एनवायरमेंट अकॉर्डिंगली होगा। हर एक चीज को पैसा लगता है। तो बाकी के जो इंडस्ट्री है वो अट्रैक्टिव एनवायरमेंट है, तो लोग क्या करते हैं, पसंद वहां में जाना करते हैं, ट्रांसपोर्ट में आना पसंद नहीं करते। हमारी कंपनी को ये कमी नहीं होती है, लेकिन आमतौर पे जितने ट्रांसपोर्ट वाले हैं ये फेस कर रहे हैं। तो ये जो बताया, ये सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है हमारे बिजनेस में, उसके बारे में मैंने बात की। अभी मेरी कंपनी के बारे में बात करूंगा।
1958 की 21 नवंबर को एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी मेरी। ये मार्च में 625 करोड़ का टर्नओवर पूरा किया हमने। 26 स्टेट और 480 प्लस मेरी ब्रांचें है ऑल ओवर इंडिया में। 2400 के ऊपर व्हाइट कॉलर जो पीपल है हमारे पास, और 6000 के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर ड्राइवर्स वगैरह है वो ISO सर्टिफाइड है। हमारी कंपनी मल्टी ट्रांजिट इंश्योरेंस, इसके बारे में थोड़ा और बात करना जरूरी समझता हूँ। हमारे पास ये यूनिक पॉलिसी है। यूनिक पॉलिसी इसलिए कह सकता हूँ कि पूरे देश में एक्सेप्ट मेरी कंपनी और कहीं किसी के पास, जैसे हमारी बिल्टी जिसको बोलते हैं या जीसी बोलते हैं, वो फटती है चाहे संडे को फटे या रात को 12 बजे। जो माल उसके अंतर्गत आता है उसका ऑटोमेटिक इंश्योरेंस। ये फैसिलिटी पूरे देश में हमारी कंपनी को ही मिली है, और हमारे पास पिछले 7 साल में कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीजन इंश्योरेंस कंपनी को पास, लेकिन किसी को ये फैसिलिटी नहीं हो सकी है। और एक खासियत हमारी कंपनी की है कि ERP बेस्ड हमारी कंपनी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन जितनी कंपनी है उसमें मेरी कंपनी 100% ERP बेस्ड और कोई भी कंपनी नहीं है। और ये प्रोग्राम हमने खुद ने लिखा था। 2006 में हमने ये एडॉप्शन किया था .NET 2.5 में, और उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं इस साल में। PwC नाम की कंपनी है, प्राइस वाटर ऊपर दुनिया की मानी हुई कंपनी, उसकी हेल्प के जरिए हम लोग अभी J2E प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि और जब भी हमारा जो वॉल्यूम बढ़े तो उसको हैंडल कर सके। जैसे बैंकों में J2E चल रही है टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी में हम इस साल शिफ्ट कर रहे हैं। फुल फ्लेज CRM कस्टमर रिलेशनशिप के लिए पूरी टीम है। 170 से ज्यादा लोग हैं, लड़के और लड़कियां, जो पूरे देश में हमारे कस्टमर रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और फिलोसॉफी कंपनी की देखो तो वैल्यू बेस्ड और जैनिज्म के आधार पे बनाई हुई है। और मेरी जो सफलता है उसका श्रेय अगर किसी को एक व्यक्ति को देना है तो मेरे पिताजी को मैं दे सकता हूँ, क्योंकि बचपन से उन्होंने 2 चीजें जो की थी मेरे लिए, वो आज तक मुझे हर कदम पे काम आई है। मेरी जर्नी की बात करूंगा तो 1964-66 14 साल की उम्र थी, और हम लोग कच्छ के हैं, तो कच्छ के इलाके में हमारी ट्रक गांधीधाम आती थी और वहां से लोकल आसपास के इलाके में डिलीवरी करने जाती। उस टाइम जैसे वेकेशन स्टार्ट होता था मैं चला जाता था, और चला जाने का लालच एक ही था कि ट्रक चलानी सीखनी थी एक तरह। और इस तरह से जाने के बाद ट्रक चलाना 1964 14 साल की उम्र में सीखा, और उसके बाद मतलब दिन पर दिन तरक्की होते गई। उस टाइम मैंने 1-2 बातें मेरे पिताजी से पूछी। 13-14 की उम्र थी, इसका क्या करो? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्होंने कहा, मैं 13 साल कंप्लीट की, 14वां चल रहा है, अभी तू बच्चा नहीं है, अपना डिसीजन खुद ले रहे। और वो दिन आज की घड़ी अपने डिसीजन खुद लेने की वजह से काफी अनएक्सपेक्टेड हासिल कर सका हूं। उसके बाद 1965-66 में स्कूल में जा रहा था, लेकिन ऑफिस के सामने मेरा घर था, तो उसकी बदौलत
1 बजे स्कूल से आके ऑफिस पे बैठना चालू किया और धीरे धीरे हर एक काम जो बिजनेस में होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट में वो सीख लिया। ट्रक डिवीजन 1969 में जब स्कूल पूरी की और ट्रक डिवीजन संभाला और उसका फायदा ये हुआ कि ट्रक डिवीजन संभालते ट्रक में कभी छोटी मोटी घटनाएं बनती थी, गैरेज में जाना पड़ता था, ड्राइवरों के साथ बैठना पड़ता था, ड्राइवरों के साथ, मैकेनिक के साथ। तो इनके साथ बैठने से उनकी तकलीफें क्या है ये समझने में अच्छी तरह आई और इसका बेनिफिट मुझे आज तक मिलता रहा है कि आज जैसे मैंने शुरू में बताया कि ड्राइवर की शॉर्टेज, लेकिन मेरी कंपनी को जहाँ तक सवाल है 140 फुट की ट्रक है, लेकिन आज भी मुझे अगर 50 ट्रक दूसरी लेनी है तो मेरे पास ड्राइवर नहीं है। ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा मिला ये ट्रक डिवीजन संभालने से। और 72 में कैशियर ने रिटायरमेंट किया तो कैशियर का काम किया, उसके बाद अकाउंट का। और सबसे ज्यादा जो सीखने मिला मुझे वो 2 स्ट्राइक आई थी। एक आई थी 1973 में जो 21 दिन चली थी और एक 1975 में जो पूरा 1 महीना चली। ये लेबर स्ट्राइक के बाद जो वॉल्यूम बढ़ा उसमें उसको कैसे मैनेज करना ये मुझे सीखने मिला। सुबह 8 बजे से शाम को 7-8 बजे तक नॉर्मल मेरा रूटीन का काम करता था। 8 बजे के बाद रात को कभी 12 बजे 2 बजे तो जितना माल उस दिन का बुकिंग आया है उसी दिन घर के बाहर बैठना और सुबह के लिए गोडाउन खाली करना। ये जो सीखा उसकी वजह से दोनों हड़ताल में बाकी ट्रांसपोर्ट वाले कई मरतबा ये कहते थे कि हमारे पास जगह नहीं है, कल लेंगे माल, आप वापस जाओ। हमारी यहाँ से कभी ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ी और दोनों हड़ताल का एक्सपीरियंस जो मिला जो आगे चल के काम आया। कई मरतबा रात को 2-2 बजे एक मरतबा एक साइड पे मेरा लोडिंग क्लास गाड़ी भराता था, एक साइड पे मैं भराता था। तो ये जो सीखने को मिला इसमें कैसे करना, क्या किया जाए तो जल्दी काम आवे, अच्छा काम आवे, ये सब बातें उसमें मुझे सीखने मिली। और उसके बाद 75 to 78 जब मेरे दोनों छोटे भाई आ गए तो मेरे जिम्मे आया अकाउंट का काम। तो अकाउंट, इनकम टैक्स, सेल्स, ऑपरेशन, ये सभी चीजें मुझे देखनी पड़ती थी। और इससे जो लर्निंग हुआ उसका फायदा ये हुआ कि कभी मैं कस्टमर को कभी भी कोई भी बात हो गए मैंने कभी ना नहीं कहा, नहीं करना हुए ना तो अलग तरीके से कहता था कि आपके काम करने की मेरी हैसियत नहीं है या मेरे बस की बात नहीं, इस तरह से कहता था। लेकिन कभी ये नहीं कहा मुझे काम नहीं करना है या नहीं करूँगा। तो उसका बेनिफिट जो हुआ कस्टमरों के साथ, रिलेशनशिप के साथ। और कई मरतबा यदि हम काम नहीं कर सकते थे जेन्युइनली तो उनको ऑल्टरनेट देते थे, सजेशन देते थे, उसके साथ इनके सामने फोन करते थे। तो ये जो रिलेशनशिप बना उसकी वजह से क्या कि आज तक ये बातें चलती रही है कि 40 साल होने के बावजूद भी वो कस्टमर जो उस टाइम के थे हमारे, वो आज भी हमारे साथ हैं। और इससे हमारे यहाँ जो परिवार में सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसकी वजह से 1958 to 1977 का सिनारियो आपको छोटा सी बात के साथ बताता हूँ। कि सिनारियो ये था कि उस टाइम इनकम टैक्स के रेट बहुत हाई थे। उसके लिए छोटी छोटी कंपनियां पार्टनरशिप करती, जैसे बॉम्बे की एक कंपनी है, गांधीधाम की दूसरी है, राजकोट की तीसरी है, अहमदाबाद की चौथी। उनके अकाउंट कभी मैच नहीं होते क्योंकि हर एक अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करता था। और मेरे खाते में, मेरी बुक में समझो आपके खाते का 5 लाख बता रहा है, आपके खाते में मेरा 3 लाख जमा है, मतलब 8 लाख का डिफरेंस। ऐसी बात सब बातें थी। तो एक दिन 3 दिन हमने एक अभियान चलाया जिसने भी अकाउंट के
लोग थे और जितने हमारे मैनेजर थे, उनको एक साथ बता के ये पूरी बुक सिर्फ क्लाइंट का उधारी का धंधा नहीं था, तो पूरी बुक जीरो कर दी और एक से शुरुआत। उस तक मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछा क्या ये कर रहे हो जीरो से, लेकिन इनकम टैक्स का क्या? मैं 75 से इनकम टैक्स में जा रहा था। मैं बोला देखो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैथ हो गया है उसको क्लीन कर रहे हैं, तो जो भी आएगा मैं करूँगा। और कुदरत ने 77 में हमने 2 पार्ट में किया और कुदरत सही करने वाले को सपोर्ट देती है, त्रुटि नहीं है, कुछ में असेसमेंट हो गया। और आज तक उसका बेनिफिट ये होगा कि असेसमेंट होने के बाद जो छोटे से छोटा एक पैसे का भी खर्च आता था, वो मैं खुद 7 साल तक देखता रहा कि एंड ऑफ द ईयर सबको साथ में मिला के एक दूसरे के अकाउंट में क्या है, कहीं गैप आ रहा है तो क्या है वो रेक्टिफाई करते थे। आज हमारे हर एक ब्रांच 480 ब्रांच है, लेकिन एक 10 मिनट में भी रिकनसाइल करना पड़ता है। तो ये करने का बेनिफिट काफी मिला है। और 78 के सितंबर में अचानक लॉटरी लग गई मेरी। लॉटरी इस तरह लगी, मेरे सबसे बड़े चाचा उस टाइम बिजनेस संभाल रहे थे। उन्होंने अचानक डिसीजन लिया रिटायर होने का और मुझे कहा कल से तुम्हें संभालना है। मैंने सोचा है मेरी मजा है, क्योंकि मेरे से 2 बड़े चाचा थे, एक मेरे से 14 साल बड़े और एक 7 साल बड़े। उसको बाईपास करके तो आगे वो सपने में नहीं सोचते थे। नहीं बोला कल से तुम्हें ही मैं चाचा को तुम ऑफर करना अपनी तरह से, अगर संभाल रहे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें नहीं संभालना। लेकिन मैं चला अचानक एट द एज ऑफ 48, मेरे पिताजी 46 में रिटायर हो गए थे चाचा, क्योंकि उन्होंने काम भी 7 साल से और 9 साल से शुरू किया था, तो उनके जगह पे वो भी सही थे। तो इस तरह से कारोबार संभालना का मौका मिला। 27 साल की एज थी और 4 या 5 लोग छोड़ के सब मेरे से सीनियर, काफी तजुर्बेकार, ऐसे बहुत बड़े उम्र में, और उनको संभालना, उसमें से जो सीखने मिला है वो हर जगह पे अलग अलग काम आ रहा है। 2-3 चीजें उसमें थी मैंने। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक इमेज था उस टाइम कि ट्रांसपोर्ट वाला कोई सच नहीं बोलता है। तो मैंने जिस दिन कारोबार संभाला, पहले दिन से यही कहा कि आज के बाद क्लाइंट को हम कभी भी गलत बात नहीं करें। उसने ऑर्डर दिया 5 ट्रक चाहिए, अगर हमारे पास है तो हाँ कहेंगे, नहीं है तो ना कहेंगे। और ना कहने की शुरुआत की पहले 1 महीने में काफी बिजनेस को धक्का लगा, लेकिन उसके बाद जो इमेज बनी उसका बेनिफिट सालों तक, मतलब आज तक मिलता रहा है। तो कई चीजें शुरुआत करते हैं हम, कभी कमजोर दिमाग के आदमी रहते हैं तो बोलते हैं आज क्या, अरे ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर सही कर रहे हो तो कभी भी उसका टाइम भी थोड़ा ड्रॉप आउट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही रहता है। और उस टाइम जो चैलेंजेस थी वो काफी थी मेरे लिए। नंबर 1 जैसे बताया कि सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे बड़े ही लोग थे। दूसरी चैलेंज थी कि महामंदी का पीरियड था ट्रांसपोर्ट में बॉम्बे में। तीसरी चैलेंज ये थी कि 1973 में एक पार्टनर हमारे अलग हुए थे, उनको जो पैसा दिया गया था उसके सूद समेत वो अमाउंट 22 लाख तक की है और 22 लाख का कर्जा है। 1 रुपये की ओनर की प्रॉपर्टी नहीं थी। 12 ऑफिस, 14 ट्रक है, वही हमारी पास जो कुछ था वही था।
और सामने कर्जा चुकाना था। तो सबसे पहले मैं ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन में ओनरशिप प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ और उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिएगा और सहयोग में सब सोच समझ के करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन में आप आपकी मर्यादा बांधेंगे। मर्यादा किसको क्या चाहिए ये बात डिस्कस हुई और एक की और टाइप 5 से 6 साल ये थी चली। उसका बेनिफिट ये हुआ कि 1980 में बाहर का सब कर्जा खत्म हो गया, बाहर का जैसे कर्जा खत्म हो गया और बस कुछ बचत होने की सामने दिखी। सबसे पहले 1981 में अंधेरी में प्रॉपर्टी ली, उसके बाद गुजरात में 2-3 प्रॉपर्टी ली और उस साल और आज की घड़ी गुजरात में आज हमारी 72 ब्रांचेस है, लेकिन 80-90% ये सभी ब्रांच हमारी ओन प्रॉपर्टी है। और इसके बेनिफिट जो है आगे पहले के जमाने में इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं उतना नहीं था, लेकिन आज ये दिखता है कि उस टाइम हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था और साथ में जैसे 85 तक हम लोग काफी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे। तो 85 में सबसे पहला कंप्यूटर लिया, सी लैंग्वेज, ये जो कुछ था पहले तो टाइपराइटर का ही काम करते थे, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर टाइप का, लेकिन धीरे धीरे इसमें बढ़ते गए और सबसे पहले ऑनलाइन रसीद बनाने वाली हमारी कंपनी थी सन 89 में। और एक काफी ऐसी चीज की थी कि जो ट्रांसपोर्ट वाले कभी सोच नहीं सकते थे। 1986 1 दिसंबर की बात है, उस दिन मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्यून से करके ट्रक के मालिक, अपने मैनेजर, सबकी एक मीटिंग 5 स्टार होटल में बुलाया। लोग ये बात करने लगे इसका खटक गया है, ये कंपनी बंद कराएगा कि कभी प्यून लोगों को 5 स्टार में ले जाते हैं, क्योंकि 5 स्टार में ओनर भी जाने को सोचते थे, लेकिन मेरा रिलेशनशिप की वजह से हुआ और उसमें सब विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए सबके सजेशन लिए गए और जिन्होंने अच्छे सजेशन लिए उनको सम्मान किया गया। लेकिन इससे बॉन्डिंग पार्ट है ना इतना बढ़ गया और इसका आज भी रिजल्ट के तौर पे कह सकता हूँ कि 1970s में जो लोग आए थे, कैरियर की शुरुआत की थी हमारे साथ, आज भी हमारे साथ, किसको 40 साल हुआ है, किसको 50 हुआ है, 55 साल के जो कंपनी स्टार्ट हुई थी डे 1 से थे, वो एक आदमी आज भी, और वो एज 74-75 की है उसकी, लेकिन आज भी अपनी कंपनी में है। 2 घंटा 4 घंटा जो भी काम कर सकते आते करते और चले जाते। तो ये हिस्टोरिकल जो मीटिंग की थी उसका हमको काफी बेनिफिट है। उसके बाद थोड़ा फास्ट जाएंगे मेरे ख्याल से 92 में हमने एक्सपांशन किया साउथ गुजरात और फॉर्चुनेटली 7 जून 1992 कुदरत कई मरतबा अपने को संकेत दे देती है कुछ करने के लिए। तो 72 में हमने हमारे फाउंडर जो थे पिताजी चाचा, इनका बिरला मातोश्री में एक बड़ा प्रोग्राम किया था, सभी को बुलाया था, 200-300 लोग को, शाम को म्यूजिक पार्टी रखी थी, जो कुछ किया और उनको सम्मान किया गया। काफी हद तक उनकी जीवन कहानी, क्योंकि लोग आते थे जाते थे, तो उनको अच्छी तरह से सम्मान किया गया। और अनफॉर्चुनेटली उसके दूसरे ही साल में छोटी सी बीमारी में हमारे पिताजी का देहांत हुआ 93 में। तो ये कुदरत कई मरतबा अपने को संकेत देती है कि अभी ये करना जरूरी है। कई मरतबा हम सोचने बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी बात अगर एक आदमी ने ये यहाँ से की, एक आदमी ने वहां से की और तीसरे ने बीच में से की,
तो मैं समझ सकता हूँ कि कुदरत का ये कुछ संकेत है, कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। और वो तीनों ने जो बात की थी उसका जो निचोड़ आता है उसके ऊपर मैं ऑलवेज वर्क करता हूँ। तो इसी तरह से 92, 93 में हमारी कंपनी को और सबको इतना लॉस हुआ जिसको आज तक भरपाई हम नहीं कर पाए हैं। और सिद्धांत के लिए उस टाइम हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ था और जितने ट्रस्टीज है उनके सामने उनकी पैनल थी, उनके सामने मैं खड़ा रहा था, लेकिन मैं सही था। उसके लिए बहुत ही बड़ी हस्ती को मात देके मुझे जीत मिली थी। और ये उस वहां से मेरी जाहिर जीवन मतलब पब्लिक जीवन की शुरुआत उस टाइम से हुई, ऐसे कह सकता हूँ मैं। 92 में इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन पिताजी क्या है कि 46 में रिटायर हो गए थे और पिछले 27 साल उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए, कास्ट के लिए मतलब अपना ये योगदान दिया था आपने। तो मेरी भी शुरुआत 95 से फुल तरीके से हुई और 1 साल के बाद हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमने एक जगह ली थी, वो जगह का अभी तो कब्जा भी लिया ना लिया जैसी बात थी, क्या करना क्या नहीं करना। और वो बिल्डिंग कॉलेज हो गए, पूरे 2 माले थे और उसका ब्लेम हमें आ गया क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। लेकिन कुदरत ने इस पे से भी हमको पार उठाया, नहीं तो उस टाइम ऐसा दिख रहा था कि शायद कंपनी भी बंद हो जाएंगी और उनको भी बॉम्बे छोड़ना पड़ता था। इस हालात में थे, लेकिन सही था सब कुछ। इसके लिए कुदरत से साय दिया और उसी साथ में हमने एक साउथ की कंपनी थी हमारे दोस्त की, उनके साथ टाई अप किया साउथ के लिए। और बीच में एक बात मैं बताना भूल गया, 90 और 92 के दौरान सबसे पहले मेरे छोटे चाचा जो राजकोट बैठे थे वो अलग हो गए। उनके 3 लड़के थे, उनको धंधे में नहीं आना था, उसके लिए अलग हो गए। तो उन्होंने कहा एक दिन हम लोग टहल रहे थे, दोनों 7 साल का ही डिफरेंस है हमारा, तो वैसे टहल रहे थे तो बोला मुझे अलग होना है। बोला अचानक क्या हुआ? नहीं, बोला बस हो गया, मैं अभी बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ और घर के कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला चाचा देखो एक काम करो, आपको अलग होना है, अलग होना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कंपनी में से पूरी तरह अलग होने का काफी आपको लॉस, क्या लॉस? बोला 3 लड़कों की शादी आपको, कंपनी का लेबल एंड ब्रांड होगा तो आपके लड़कों की शादी हो जाएगी, नहीं होगा तो आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और हर तरह से उन्होंने बोला क्या किया जाए? मैं बोला देखो पूरी कंपनी में से आप अलग हो जाओ, लेकिन आप राजकोट डिवीजन है जहां आप बैठते हो, जो आपके अंडर है वो आपके साथ रखो और मार्केट में किसी को बताने की जरूरत नहीं लोग। और जैसे मैंने कहा तो वही हुआ, 92 से 96 के दौरान इनके 3 बेटे 1 बेटी शादी हो गई अच्छी तरह। फिर 97 में आया, अभी सब कुछ हो गया, ठीक है। और दोनों का ऐसा ही किया, उन्होंने जो रकम बताई वो दे दे, यस कर दे। पिताजी ने को आके मैंने घर पे बताया कि इस तरह से काका को अलग होने का प्रस्ताव था और मैंने एक्सेप्ट कर दिया। बोला कितने में? मैंने बोला ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, घर में ही रहा है, कोई बात नहीं। और ये अप्रोच की वजह से और 92 में जो तीसरे नंबर के जज मतलब उनसे बड़े जो थे वो भी अलग हुए, लेकिन वो उनका थोड़ा मामला मैंने पिताजी को सौंप दिया था। पिताजी और उन्होंने, मैं बोला देखो आप मालिक हैं, जो भी करेंगे उतना हम देने को तैयार हैं, हम बहस में नहीं पड़ेंगे। तो उस तरह से उनको भी हुआ और किस तरह से हुआ ये समझने वाली है। फैमिली रन बिजनेस में ये चीज है ना बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि जिस तरह से बंटवारा हमने किया, मतलब जो बिजनेस चलती कंपनी लेता है ना वो कभी लॉस में नहीं होता है। तो ये
फंडे के हिसाब से हमने क्या किया, सिंपल, उन्होंने कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से, उनके हिसाब से जो आता था, हालांकि देखो मांगने वाला तो 10% 20% बढ़ा के मांगता है, लेकिन देने वाले को ये समझता है मेरे पास कंपनी की भागदौड़ आ रही है, चलती कंपनी आ रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आ रही है, तो लॉस नहीं रहता है। और इस तरह से बंटवारा हुआ कि उन्होंने जितना मांगा, जैसे मांगा वो दे दिया गया। उसका परिणाम ये आया कि उसके बाद के साल में भी रिलेशनशिप जो थी फैमिली की, चाचा के बच्चों के साथ, एक चाचा के बच्चे नहीं थे, तो उनके साथ आज भी वैसे ही बरकरार रही है। और ये चीज मैं तो कभी भी कोई मेरे पास कई मरतबा आपस में मनमुटाव होता है, भागीदारों में झगड़ा होता है, तो आते हैं, तो मैं तो इस तरह से ही निकालता हूँ कि एकदम न्यूट्रल रहकर काम करना, मेरा भाई हो या मेरा भतीजा हो, मेरे लिए या आप में से कोई आएगा, तो मेरे लिए सब तरीके हैं। और ये करने से रिलेशनशिप जो जिनका बंटवारा करवाया है उनके साथ भी अच्छे रहते हैं, और उनके आपस में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहले रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हो रहे कहीं भी। 2001-2002 हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा साल था। साल इसलिए कि कंपनी विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे जानी जाती थी। 2 साल हमने इसकी रीब्रांडिंग के लिए एक्सरसाइज की थी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के लिए। और ये 2 साल में क्योंकि हमारा जो उस टाइम का सिंबल था ना, वो भी भगवान श्री कृष्ण का रथ था, तो पार्टनरों में सब में यही बात थी कि क्या किया जाए, अरे इसको नहीं छोड़ सकते, हमारी पहचान ये है। लेकिन एक हिम्मत वाला कदम, मतलब साइंटिफिकली 1.5-2 साल के एक्सरसाइज के बाद हमने ये कदम उठाया। 2016 जनवरी, उस दिन हमने अपनी कंपनी का नाम विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी की जगह पे वी ट्रांस इंडिया लिमिटेड, और उसके अंतर्गत जो हमारा विजन था उसके मुताबिक 3 डिवीजन कर लिए। वी ट्रांस मतलब ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट, वी एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस डोर टू डोर, एंड वी लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आने वाली समय की मांग जो दिख रही थी कि लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफी मांग आने वाली है, और उस हिसाब से 3 डिवीजन की गठन किया। अभी ये क्लाइंट तक कैसे पहुंचा है, तो बड़े बड़े लोग कंसल्टेंट आए थे, सबके साथ बैठे, ये कोई कहता है ये किया जाए, कोई कहता है वो किया जाए। मैं सुन रहा था, जब भी मुझे पूछा गया क्या किया जाए, मैं सिंपल बोला कि नाम का बदलाव हम कर रहे हैं, हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है ना। बोले हाँ। तो मैं बोला लेक्चर तो रख ही नहीं सकते। बोला क्यों नहीं रख सकते? बोला किसी को अपनी बकवास सुनने का टाइम नहीं, हमारे लेक्चर को बकवास करते, जो फैक्टर मैं बता रहा हूं, तो क्या किया जाए? मैं बोला ऐसा कुछ किया जाए कि जो आने वाले लोगों के दिमाग में ये बात रजिस्टर भी हो रहे, और साथ साथ में वो मजे भी ले। तो काफी कोई बोलता है ड्रामा, मैं बोला रेडीमेड जो चीज मार्केट में मिलती है ना ऐसा देने का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बोला आप करो, ठीक है करेंगे। हमने क्या किया, जैसे 16 जनवरी को ये हुआ, 18 जनवरी को, मतलब ये 6 महीने आगे से तैयारी की थी। राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, वापी और बॉम्बे सम्मुखानंद म्यूजिकल शो किया। और म्यूजिकल शो इस तरह से डिजाइन किया गया था, मैंने खुद ने किया था, कि 7 साल से 70 साल के लड़के कोई भी आ गए, उनको ये प्रोग्राम अच्छा लगे। आप मानेंगे नहीं, उस टाइम हमारे जितने क्लाइंट थे करीब 7,200, मतलब जिसको इनवाइट किया गया था 9,000 के करीब क्लाइंटों को इनवाइट किया गया था,
7,000 दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। और ये म्यूजिकल इवेंट हमने जो पूरी टीम को मैं साथ में राजकोट ट्रेन से बुलाया था, वहाँ से एक बस कर ली थी, मैं भी उनके साथ ट्रैवल करता था हर जगह, साथ ही साथ में रहा। और इवेंट इतनी बढ़िया गई कि आज 15 साल के बाद, 14 साल के बाद लोग आज भी याद कर रहे हैं कि वैसा प्रोग्राम हमारी लाइफ में हमने नहीं देखा है। तो ये कुछ नया ट्रेडिशनली करने की जगह पे कुछ अलग से करने की एक पहले से शौक था, तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा ही मिला हमें। और जो बॉन्डिंग थी क्लाइंट की, वो काफी हद तक और भी हो। और उस पर ये हाल में हमने विजुअल बेसिक, मतलब जो 3 लैंग्वेज में थी, उसके बाद काफी बदलाव आकर के विजुअल बेसिक में सही मायने में जो कहते हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी में आए, वेब बेस्ड प्रोग्राम किया। मेरी इच्छा थी उस टाइम भी कि ऑनलाइन करने की, लेकिन बाकी लोग ऑनलाइन के खिलाफ थे, तो ऑफलाइन में ये प्रोग्राम किया। लेकिन उसका एक प्रोविजन हमने किया उसमें कि इसके जितने रिपोर्ट थे MIS, वो वेब से अपलोड करने की सुविधा, उसको दिखाते गया और 2 साल 3 साल में सबको राजी कर लिया कि अभी हम ऑनलाइन जाएंगे। और ये हमारे इंडस्ट्री में हमारा पहला कदम था। और उसके दौरान जो नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में हम लोग बढ़ते गए और 2007 में ये जो VA एक्सप्रेस था, उनको एक CEO के अंडर में रखा गया, जो आज भी मुझे रिपोर्टिंग करते और आज भी हमारे साथ है। और साथ में मेरा बेटा जो FMB करके गया है, वो VA एक्सप्रेस देख रहा है। और V-Trans जो है ट्रेडिशनल हमारी कंपनी, वो मेरे 3 छोटे भाई है, 2 सगे और एक चचेरा और एक भाई का लड़का, मतलब पूरा परिवार सिंगल बिजनेस में है। और उसकी बदौलत जो हम दावा कर सकते हैं या क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं, उसमें कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और डिलीवरी करने के लिए सक्षम है। 2008 का साल भी काफी पड़ाव अच्छा था हमारे लिए। उस साल में हमारी कंपनी ने 50 साल पूरे किए और 50 साल के लिए फिर वही चर्चा हुई जैसे आगे हुई थी। इसमें हमने एक नई चीज की थी। उन्होंने कहा क्लाइंट को करेंगे, सेमिनार करेंगे, टॉक करेंगे, रोड शो करेंगे। मैं बोला कुछ नहीं करेंगे। तो बोला क्या करेंगे? मैंने कहा कि एक ही काम करेंगे। ये कंपनी आज जहाँ जिस काम पे खड़ी है और जिस तरह से रेपुटेशन बनी है, उसका श्रेय किसको जाता है? तो अपनी टीम किसको जाता है? तो हम ये जो गोल्डन जुबली है, अपनी पूरी टीम के परिवार के साथ मनाएंगे। 2-3 दिन चर्चा हुई, लेकिन फिर सबको लगा कि नहीं, सही बात है। और इस तरह से हमने ये प्रोग्राम करीब 6 महीने चलाया। 6 महीने इसलिए चलाना पड़ा कि संडे के अलावा कहीं हमारा जो बिजनेस है वो 24/7 वाला है, तो संडे के अलावा सब लोग कहीं नहीं आ सकते। तो इस तरह से किया कि एक राजकोट है, एक अहमदाबाद है, एक बड़ौदा में किया, एक बॉम्बे में किया, एक दिल्ली में किया, एक चंडीगढ़ में किया, एक कर्नाटक में, ऐसे 3-4 महीने में हर जगह पे। और 2 जगह छोड़ के हर एक जगह में खुद गए। तो उनके परिवार के साथ सुबह से शाम का जो समय गुजारा, उसका फायदा ये हुआ कि लोग में एक भावना है कि ये कंपनी किसी और की नहीं, हमारी कंपनी है। और उसकी बदौलत जो टर्न अराउंड जो था, टर्नओवर, वो कम हो गया। दूसरा, सिफारिश से लोग आने लगे। क्या है, किसी के रेफरेंस से कोई आया हुआ है ना, वो जल्दी छोड़ के नहीं जाता। और दूसरी बात कि वो कभी भी कोई गलत कदम उठाने से डरता है कि मुझे ही खाने वाला ये है, अगर मैंने कुछ गलती की
या गलत कदम उठाया तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये फायदा बहुत बड़ा हुआ और उस टाइम हमारी जो तादाद थी 1200 या 1500 लोगों की थी जो व्हाइट कॉलर थे, जो आज बढ़ के 2400-2500 हुई, तो ज्यादातर लोग आज की डेट में रेफर हो गए। तो इसका फायदा हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि पूरे परिवार को बच्चों के साथ बुलाया गया था। बच्चों के लिए गिफ्ट रखी थी, हस्बैंड के लिए गिफ्ट, वाइफ के लिए, हर एक के लिए छोटी लेकिन यादगार गिफ्ट रखी थी। और मुझे जो बजट दिया गया 30 लाख, लेकिन ये 26 लाख में पूरा काम हो गया मेरा। और लोग इतने खुश हो गए कि अब बात ही नहीं पूछो, किसी ने अटेंड किया उसको पूछेंगे तो वो अच्छी तरह बता सकता है। तो ये फायदा हुआ। और उस साल में भी 2010 का साल मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत बड़ा था। पूरे इंडिया में सीएट ने एक नई कॉन्टेस्ट रखी थी और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी की पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सिलेक्शन करना। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सिलेक्शन करने में जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, तो ऐसा नहीं लगता था कि हमारा नंबर लगेगा। थैंक्स टू एसपीजेड, जिसका योगदान सबसे बड़ा है। बाकी सब चीज में मुझे तकरीबन अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन एक चीज जो थी नॉलेज शेयरिंग की, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं था। और उस नॉलेज शेयरिंग की वजह से मुझे फर्स्ट इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करके चुना गया। और वो अवार्ड लेने के लिए टूर में हो गया था यूरोप का। एक दिन में पेरिस से पेरिस के बाजू में से किसी जगह से बैठा, बॉम्बे आया, सुबह शाम को ये अवार्ड हुआ, रात की फ्लाइट पकड़ के वापस पेरिस गया था। लेकिन ये अवार्ड ने हमारी कंपनी को काफी अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने में मदद की। और जगह जगह में उसके बाद इनकी टॉक हुई जो सीएट प्रो करके, उसमें ऐसे कीनोट स्पीकर या मेन स्पीकर की हैसियत से भी बुलाया गया। और काफी कंपनी का भी नाम अच्छा हुआ इस अवार्ड की वजह से। और उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे तो 2011 से 14 की बात करूंगा। तो हमारी एक संस्था है कच्छ कॉर्पोरेट फोरम, जो लोग हमारी कम्युनिटी से सर्विस में उनको एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे लाने का और नॉलेज शेयरिंग का काम करती है। स्पीकर के परिमल सर हमारे यहाँ 2-3 टाइम आ गए हैं, केवी कामत पिछले साल आए थे, जगदीप कपूर, या अच्छे स्पीकर को बुला के उनका जो नजरिया है वो लोगों के सामने हर महीने, हर बाई मंथली हमारा होता है। तो अभी मेरी 2 साल के वैसे प्रेसिडेंट की बैठी थी, लेकिन 1 साल एक्सटेंड की थी, तो अभी मेरी पूरी हुई 3 साल की प्रेसिडेंट की। और उसके साथ साथ जीटो नाम की हमारी संस्था है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पहले एपेक्स में वाइस प्रेसिडेंट था, अभी जो बाइका चैप्टर है उसमें वाइस चेयरमैन का पोस्ट मिला। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन मतलब हम लोग सब आए वैश्य बढ़िया जो बोलते। तो उनकी जो इंटरनेशनल संस्था है उसके बॉम्बे का ट्रेजर नियुक्त किया गया अभी। और अपग्रेडेशन ऑफ ईआरपी, ये हमारा टारगेट इस साल का है J2E में जाने का। तो ये ब्रीफ में मैंने मतलब लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लीड किया, बड़ों को छोटों को सबको साथ में लेके ग्रोथ वॉज द ओनली फोकस। और उसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज, जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए वो करते गए, तो आज इस मकाम पे पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के 50 साल में जितना पहले 50 साल लगे थे
जो मकाम हासिल करने के लिए वो नेक्स्ट उसका डबल करने में सिर्फ 5 साल है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जिस मकाम पर मेरी कंपनी है उसका डबल करने में और अभी 3 ही साल है। अभी आप ये बातें हैं तो जैसे और एक बात शेयर करना जरूरी लगता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसमें 80% फैमिली रन बिजनेस है, नंबर 1। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि दुनिया की जो पहले 500 या 1000 कंपनियों की बात करेंगे तो फैमिली रन बिजनेस है, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन एन एवरेज 35% देन प्रोफेशनल मैनेज कंपनी। तो फैमिली मैनेज बिजनेस मतलब अच्छा ही है सब तरह से। सबसे पहले फैमिली के खून का रिश्ता जो कहते हैं ये होने की वजह से कमिटमेंट या डेडिकेशन वो ज्यादा रहता है। दूसरा, छोटे से बड़े साथ में हुए तो साथ में काम करने के लिए उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ दिखता है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल दौड़ते हैं तो वो भी एक बेनिफिट होता है फैमिली रन बिजनेस में। विलिंगनेस टू पास नॉलेज, बड़े वो बच्चों को छोटे होते सबसे पढ़ते स्कूल में सबसे अपना नॉलेज पास करते जाते हैं। तो बच्चा जैसे बड़ा होते जाता है फैमिली वैल्यूज के साथ बिजनेस नॉलेज भी उनके डीएनए में आते जाता है। सबसे बड़ी ये चीज है जो एक साथ जुड़े रहती है वो फैमिली का नाम एंड प्राइड। आज हम भी अपने फैमिली के लिए कभी बात आती है तो प्राइड के साथ कहते हैं कि नहीं, हमारा फैमिली कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है जहाँ वैल्यूज की बात आती है और क्वालिटी की बात करते हैं। और ऐसा कोई एक दिन नहीं मुझे याद है कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं किया हो, कोई भी नहीं। सेंस में बॉन्डिंग, लव एंड अफेक्शन, छोटे से बड़े हुए खून का रिश्ता है तो लव एंड अफेक्शन नेचुरल है। दूसरा क्या है कि बचपन से ग्रोइंग एज डिफरेंस रहता है लेकिन ग्रोथ साथ में होता है ना, तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेटर रहती है। फॉर्मल ट्रेनिंग जैसे कहा कि बड़े छोटे को बचपन से ट्रेन करते जाते हैं। 7 साल का बच्चा है उसको बाप दादा चाचा भतीजा ये सब ट्रेन करते जाते हैं। लीडिंग अराउंड वैल्यू एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट लेवल मैंने देखा है फैमिली रन बिजनेस में जहाँ परिवार के सदस्य काम करते हैं उसका कमिटमेंट लेवल अच्छी तरह से मतलब काफी हाई देखा है। स्ट्रेस लेवल मिनिमम होता है क्योंकि जो बात करनी है तुरंत कह सकते हैं, नॉर्मल स्टेज पे कर सकते हैं, खाने के टेबल में कर सकते हैं, चाय के टेबल में कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज रहता है फैमिली एनवायरमेंट। अभी ये अच्छी बातों के साथ वो कहते हैं ना कॉइन की दूसरी ओर, वहां भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। यही चीजें इसका रिवर्स होता है और रिवर्स होता है क्यों होता है, काफी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है ये। पुअर मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट कैश टू फंड, जिसको जो मर्जी आया उठा लिया, विड्रॉ कर लिया। और कई मरतबा ये होता है कि 4 लोग के बीच में 3 लोग काम करते हैं, 2 लोग काम करते हैं, 2 लाख ऐश करते हैं और आपस में जो रिलेशनशिप या बॉन्डिंग होती है
तो कई मरतबा हम लोग कहते नहीं हैं एक दूसरे को, तो ये फैमिली बिजनेस में अक्सर होते देखा है। दूसरी बात कि फैमिली बिजनेस में कई मरतबा देखा गया है कि शेयर होल्डिंग है एंड ओनरशिप, इसका जो डिफरेंस है ना लोग नहीं। वर्किंग तो बोलते हैं बड़ा है तो ये मिलना चाहिए, छोटा है तो ये मिलना चाहिए, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि इसका परिवार कितना बड़ा है, छोटा है, या काबिलियत कितनी है। तो ये कई मरतबा होता है। इसके लिए मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा हमने क्या किया है। और lack of articulate practice and procedure अक्सर होता है कि एक कहता है उत्तर में जाना है, दूसरा कहता है दक्षिण से जाना है। ये कई बार होता है। अपनी अपनी सोच जो ग्रोइंग होते हैं, आसपास का सर्कल होता है, तो विचारधारा भाइयों में तो कम मिलती है, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तभी ये इश्यू ज्यादा होते हुए देखा है। और दूसरी बात कि जिसको दुनियादारी या दुनिया के आसपास की इंफॉर्मेशन है वो सही रास्ते पे जाए, लेकिन जो ऑफिस में बैठ के वो कहते हैं कुएं के मेंढक की तरह ऑफिस में वो बैठा है, आसपास क्या चल रहा है पता नहीं है, तब ये डिफरेंस काफी हो जाते हैं जो उनकी गति को काफी स्लो कर देते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, कई मात्रा फैमिली का बिजनेस होता है, लोग सोचते हैं अपना ही धंधा है ना, कभी 10 बजे जाके कभी 11 बजे। इसकी इफेक्ट है ना जो अदर स्टाफ मेंबर है उस पर भी ये एडवर्स पड़ती है। और मैंने ये देखा है कि फैमिली रन, आप वैसे कितने फैमिली रन बिजनेस हैं? सब है, बराबर। अभी लोग बताएंगे कि 25 साल से ऊपर की किसकी पुरानी कंपनियां हैं। गुड, 50 साल से ऊपर तादाद कम होते हैं, क्यों? इसकी वजह से। गुड, वेरी गुड। और आप में से कितने लोगों को मालूम है कि कितनी पीढ़ी तक सबसे ज्यादा फैमिली रन बिजनेस की कंपनी चलेगी? यस, 44 जनरेशन, 1200 साल के ऊपर। लेकिन 2006 में बैकरप्ट हो गए अनफॉर्चुनेटली। और बैकरप्ट होने की वजह थी कि लोगों ने जिससे शुरू किया था मंदिर बनाने के व्यवसाय में थे, और 2006 में अच्छा उनके घर में अगर लड़का नहीं है तो जवाई को भी अपने फैमिली का नाम लेके 44 जनरेशन तक चले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर बनना बंद हो गए 2000 के बाद। तो 5-6 साल चली, उसके बाद वो कंपनी बैंकरप्ट। और तो इतिहास ये कहता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि फर्स्ट जनरेशन ज्यादा में ज्यादा सेकंड जनरेशन चल जाती है, थर्ड जनरेशन